गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूँ। यदि आप लोग के पास कोई कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रश्न है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करता हूँ। मेरा यह छोटा सा प्रयास उन अनुभवों और सीखों को आप तक पहुँचाना है जो मुझे साइट पे काम करके प्राप्त हुआ है। मेरा यह मानना है कि सही समय पर मिली एक छोटी सी जानकारी जो किसी की बड़ी मुसीबतों का समाधान बन सकता है तथा किसी के आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है एवं किसी की नई सपनों का उड़ान बन सकता है। मैं एक बड़ा शिक्षक नहीं हूँ, मैं एक सीखने वाला ही इंसान हूँ। जो मैं अभी तक 10 वर्षों में जो साइट पे काम करके ज्ञान अर्जित किया हूँ वो मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। मेरी सीखी हुई बातों से अगर किसी नए इंजीनियर को मुकाम हासिल हो जाए एवं किसी छात्र को प्रेरणा मिले या किसी व्यक्ति का सपना और नज़दीक आ जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है, बल्कि अपने ज्ञान के माध्यम से दूसरे का ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए मेरा छोटा सा प्रयास है कि मैं जितना भी ज्ञान अर्जित किया हूँ मैं आप लोगों तक शेयर करूँ और आप लोग उस ज्ञान को प्राप्त कर आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और साथ साथ अपने दोस्तों को भी ये मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ परेशानी आ रही हो सिविल में तो वो भी मेरे से प्रश्न पूछ के या तो मेरे वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा लास्ट वीडियो में वर्कबिलिटी और कंसिस्टेंसी के बारे में बताया था और उसके अगला वीडियो था स्लम टेस्ट के बारे में बताया था। तो स्लम टेस्ट वर्कबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। वर्कबिलिटी फिर मैं बता देता हूँ। वर्कबिलिटी कंक्रीट को जहाँ पे कंक्रीट बनाया जाता है वहाँ से जहाँ पे उसको प्लेस किया जाता है, बिछाया जाता है, जहाँ पे कंक्रीट का निर्माण किया जाता है उस स्थान तक ले जाके सहजता से उसको कंपैक्टिंग करके फिनिशिंग कर दिया जाता है, उसे वर्कबिलिटी कहते हैं। कंसिस्टेंसी का भी अर्थ बताया था कि गिलापन से उसका तात्पर्य होता है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं, अपना वर्कबिलिटी किसे कहते हैं, स्लम टेस्ट क्यों किया जाता है। ठीक है, क्यू टेस्ट का भी मैं आप लोग को साइट का वीडियो बना के डालूंगा जिससे आप लोग को क्यू टेस्ट के बारे में भी नॉलेज हो जाएगा। आज का मेरा टॉपिक है एग्रीगेट किसे कहते हैं। तो एग्रीगेट के बारे में भी आप लोग को जो साइट पे काम कर रहे होंगे उनको तो मालूम है, लेकिन उन लोगों को एग्रीगेट जो एक टेक्निकल प्रश्न है एग्रीगेट, तो एग्रीगेट के बारे में उन लोगों को नहीं मालूम होगा। आई थिंक इंजीनियर वगैरह होंगे तो मालूम होगा, लेकिन खास मतलब विशेष अपना साइड पे खड़ी 1 नंबर 2 नंबर, जैसे मेटल भी बोलते हैं, मेटल 1 मेटल 2, उसको खड़ी भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैंड भी बोलते हैं, तो सैंड भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एग्रीगेट किसे बोलते हैं। एग्रीगेट एक समझिए जो मेटल M1 बोलते हैं, M2 बोलते हैं या खड़ी बोलते हैं। वो गांव में तो गिट्टी भी कई जगह बोला जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में खड़ी को गिट्टी बोलते हैं। ठीक है, और मुंबई में खड़ी बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, मेटल 1 मेटल 2 बोलते हैं, सैंड बोलते हैं, रिवर सैंड, क्रश सैंड, ग्रिट सैंड। तो ये सब, जैसे एग्रीगेट इज ए ग्रेनुअल मटेरियल यूज विथ सीमेंट एंड वाटर टू मेक कंक्रीट एंड मोर्टर। मतलब एग्रीगेट उसे कहते हैं जिसको हम मिक्स करके अपना कंक्रीट
या मोर्टर या प्लास्टर के लिए मोर्टर बनाते हैं, कंक्रीट बनाते हैं, स्लैब आरसीसी जो भी अपना आरसीसी या पीसीसी करते हैं उसे मोर्टर अपना कंक्रीट बोलते हैं। लेकिन मोर्टर किसे बोलते हैं? मोर्टर जैसे ब्रिक वर्क करने के लिए, प्लास्टर वर्क करने के लिए उसे मोर्टर कहते हैं। तो ये सब बनाया जा सकता है, उसे हम जिस पदार्थ से मिलकर बनाया जाता है, जिस मटेरियल को मिलाकर बनाया जाता है उसे एग्रीगेट कहते हैं। तो एग्रीगेट में दो टाइप का एग्रीगेट मतलब होता है, क्या? फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट क्या है और कोर्स एग्रीगेट क्या है? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। एग्रीगेट कितने टाइप के होते हैं? तो एग्रीगेट 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में क्या होता है? फाइन एग्रीगेट 4.75 mm से के लगभग जो पदार्थ होता है, जो मटेरियल लेते हैं उसे हम फाइन एग्रीगेट कहते हैं। कोर्स एग्रीगेट 4.75 से एबव और 70 mm के बिलो, नॉर्मली 40 mm तक लेते हैं, उसको हम कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। अब फाइन एग्रीगेट में क्या क्या आता है? फाइन एग्रीगेट में जैसे अपन स्लीव एनालिसिस करते हैं तो उससे मालूम पड़ता है 4.7, स्लीव के द्वारा ही मालूम पड़ेगा। उस तरह से हम नॉर्मली हम लोग बोलते हैं फाइन एग्रीगेट को। सैंड में 2 टाइप का होता है। एक होता है रिवर सैंड, जो नेचुरल हमें प्राप्त होता है रिवर से, उसको रिवर सैंड बोलते हैं, जिसे प्लास्टर किया जाता है और ब्रिक भी जोड़ते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चर, जैसे कृत्रिम, जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, मशीनों द्वारा बनाया जाता है, जैसे अपना ग्रिड सैंड बोल सकते हैं या अपना ग्रिड सैंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मैन्युफैक्चर वाला है, जो मनुष्य खुद बनाते हैं अपना मशीन के द्वारा, ठीक है। तो और अपना कोर्स एग्रीगेट में, ये तो फाइन एग्रीगेट हो गया। कोर्स एग्रीगेट में क्या होता है? कोर्स एग्रीगेट में जैसे हम लोग पता है खड़ी बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, अपना गिट्टी भी बोलते हैं। तो उसमें 3 साइज नॉर्मली यूज किया जाता है। एक तो 10 mm कहाँ यूज? 10 mm मेटल 1 के लिए, M1 के लिए, 20 mm M2 के लिए, और 40 mm का पीसीसी वगैरह करने के लिए, या बल्क का जो कंक्रीट का, जैसे अपना राफ्ट वगैरह भरते हैं तो बल्क में अपनों को कंक्रीट करना होता है, उसमें 40 mm भी यूज करते हैं, ठीक है। और रोड वगैरह में, वो तो रोड के ऊपर रहता है, उसके डिज़ाइन के ऊपर रहता है, 40 mm से ऊपर भी लिया जाता है, ठीक है। तो इसे हम अपना कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है। तो 40 mm से नीचे जैसे 10 mm, 20 mm, 40 mm को ही कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। उसके ऊपर रोड वगैरह में जो लगाते हैं उसे हम मतलब मिक्स डिज़ाइन के ऊपर, जो मिक्स डिज़ाइन में रहता है, कितना mm का लेना है, 50 mm लेना है, 60 mm, 80 mm लेना है, जितना mm का रिक्वायरमेंट रहता है उतना mm का हम लोग ऑर्डर करके मंगा लेते हैं, ठीक है। अभी फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ? जैसे कंक्रीट बनाए तो ये लोग का काम क्या है? जैसे मान लीजिए आप कंक्रीट बना रहे हैं, तो ये फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का, ये दोनों का काम क्या है? तो देखिए मैं इसका भी सरल भाषा में बता रहा हूँ। जैसे कोर्स एग्रीगेट मेटल 1, मेटल 2। अभी देखिए 20 mm, कोई 20 mm जो अपन स्टोन को तोड़ के बनाया जाता है, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो एकदम गोल शेप में ही होगा, राउंड शेप में होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो कभी किसी भी शेप में आ जाता है। तो वो शेप को भरने के लिए, जैसे मान लीजिए मेटल 1 का 20 mm लिए, तो उसके बीच में खड्डा है, तो वो बीच के खड्डा को भरने के लिए मेटल 1 लेते हैं, ठीक है। जब मिक्स करेंगे ना, तो जहाँ जहाँ खड्डा रहेगा मेटल 2 का, उसमें जाके मेटल 1 भर जाता है। अब मेटल 1 भरने के बाद जो हम लोग सैंड लेते हैं, अभी मेटल 1 मान लीजिए बड़ा खड्डा है, उसमें मेटल 1 चला गया, अभी उसमें भी खड्डा रह जाता है, जैसे उसमें एयर आ जाता है, तो उसको भरने के लिए क्या करते हैं? सैंड मिलाते हैं। वो सैंड जहाँ जहाँ खड्डा रहेगा वहाँ वहाँ जाके सैंड मतलब बैठ जाएगा, तो और सैंड मिल जाएगा। अभी सैंड मिलने के बाद अपन सीमेंट मिलाते हैं। अभी सीमेंट और सैंड ऑफ वाटर, ये सब मिक्स होके जब कंक्रीट का एक जहाँ पे भी डालना है, तो जब डालते हैं, तो डालने के बाद जब कॉम्पैक्ट करते हैं वाइब्रेटर द्वारा, तो वो जैसा मैंने अभी प्रोसीजर बताया, मेटल 2 के खड्डे को भरने के लिए मेटल 1 के खड्डे को भरने के लिए सैंड, वो आपस में जाके एक
सॉलिड फॉर्म में, मतलब सूखने के बाद सॉलिड के फॉर्म में आ जाते हैं। उसमें एयर बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि खड्डा रहेगा नहीं तो एयर रहेगा नहीं। और जो वाटर में एयर वगैरह रहता है उसको कंपेक्शन अपना वाइब्रेटर द्वारा निकाल देते हैं। एयर निकलने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है सूखने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से करके अपन कोर्स एग्रीगेट का कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट में अपन को बताया सैंड, मेटल 1, मेटल 2, ये सब को मिला के एक, और वाटर और सीमेंट मिला के कंक्रीट बनाते हैं। तो कंक्रीट बनाने के लिए एग्रीगेट का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे अपन क्या किसे एग्रीगेट बोलते हैं। एग्रीगेट दो टाइप के होते हैं, मैं फिर से बता दूं, दो टाइप के होते हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। ये दोनों को मिला के अपन कंक्रीट बनाते हैं या मोल्डर बनाते हैं। मोल्डर का यूज ब्रिक वर्क में करते हैं, प्लास्टर वर्क में करते हैं। कंक्रीट का यूज किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर या पीसीसी में कर सकते हैं। ये सिंपल सी भाषा है। ठीक है, अभी जैसे फाइन एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट को टेस्ट कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप रिवर सैंड लिए, रिवर सैंड आया साइड पे, ये सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो साइड पे अपना स्टोर कीपर हैं, सुपरवाइजर हैं, फोरमैन हैं, साइट इंजीनियर है, वो लोग के लिए मैं ये टॉपिक बताने जा रहा हूँ। सिल्ट कंटेंट कैसे चेक करते हैं। कोई भी गाड़ी आपके साइड पे आया रिवर सैंड, तो उसमें मट्टी है, कैसे पता करें कि इसमें कितना परसेंटेज मट्टी है। ये मट्टी अपना एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, जो सैंड आया है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ। इसको एकदम सावधानी पूर्वक आप लोग मेरा वीडियो पॉज करके भी सुन सकते हैं, मतलब बीच बीच में रोक के आप एकदम सुनेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैं धीरे धीरे बता ही रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि ताकि आपको मालूम पड़ जाए। पहला नंबर रिवर सैंड अगर आता है तो 8%, जो रिवर 8% से ज़्यादा मट्टी उसमें नहीं रहना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। 10% भी चल सकता है, लेकिन 8% हम लोग लेके चलते हैं कि 8% से ज़्यादा रिवर सैंड में मट्टी नहीं होना चाहिए। अगर 8% से कम है तो आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मट्टी रहने से क्या होता है, जैसे आप प्लास्टर किए तो प्लास्टर करेंगे तो उसमें मट्टी रहेगा, तो बाद में मट्टी कंक्रीट को छोड़ देता है, तो वहाँ क्रैक आ जाता है। जैसे आप मान लीजिए कॉलम ही किए, कॉलम में मट्टी डाल दिए तो वो मट्टी की जगह पे वाइट से आ जाते हैं। वाइट से बोलते हैं एयर भर जाते हैं, तो एयर भरेंगे तो बाद में फट जाता है। तो इसके लिए हम लोग सिल्ट कंटेंट चेक करते हैं कि ताकि हमारे स्ट्रक्चर में मट्टी की मात्रा न जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर साइड पे चेक करना है तो आपको पहले एक जार लेना है, जो मेजरिंग जार, उसके साइड में लिखा रहता है ml, 10 ml 20 ml ऐसा करके 250 ml तक रहता है, 400 ml का भी रहता है। जितना आपको जो मतलब आवश्यकता के अनुसार वो जार खरीद सकते हैं। अगर बड़े मात्रा में आपको चेक करना है तो बड़ा जार खरीद सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपके पास 250 ml का जार है, और जार है, और आपको एक जार लेना पड़ेगा 250 ml। फिर नमक का एक पैकेट खरीद के रखना पड़ेगा। अगर चेक करना है तो क्लीन वाटर रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, आप जार में मान लीजिए 100 ml तक सैंड डाल दिए। ठीक है, 100 ml तक सैंड डाल दिए, उसके बाद उसमें नमक मिला दिए। नमक मिलाने के बाद पानी एकदम पूरा फुल जार 250 ml तक भर दिया। उसको 2 मिनट तक खूब मिलाएं, ऐसा करके मुंह बंद करके ऐसा दोनों साइड से मिलाएं। 2 मिनट तक मिलाने के बाद उसको कम से कम 3 घंटा, वैसे आधा घंटा में भी हो जाता है, लेकिन अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको कम से कम 3 घंटा छोड़ना पड़ेगा। 3 घंटा छोड़ने के बाद अभी उसको चेक करेंगे, तो उसका एक फार्मूला है, हाइट ऑफ सिल्ट। ठीक है, हाइट ऑफ सिल्ट बोले तो आप मान लीजिए जमने के बाद मिट्टी ऊपर हो जाता है, सैंड नीचे आ जाएगा। तो सैंड मान लीजिए 250 अपना 100 ml तक रखे, तो 100 ml में 10 ml मान लीजिए मट्टी जम गया, और नीचे 100 ml से 10 ml निकल जाएगा, 90 ml आपका अपना सैंड हो गया। तो सिल्ट का मात्रा, हाइट ऑफ सिल्ट, तो हाइट मान लीजिए 10 ml,
डिवाइड बाई अपना 90 इंटू 100, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 की जगह 20 है तो 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, 20 ml आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं, मट्टी हो गया, और 80 ml सैंड हो गया, और डिवाइड सैंड हो गया इंटू 100। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको 25% के लगभग सिल्ट कंटेंट आ जाता है। सिल्ट कंटेंट मैं आपको पहले ही बता देता, 10% से ज़्यादा रहेगा तो उसमें ज़्यादा मिट्टी होगा, वो आपके स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएगा, तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरह से करके साइड पे सिल्ट कंटेंट चेक करते हैं रिवर सैंड का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर अगर अभी भी किसी भाई को अगर कुछ दिक्कत आती हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछे कि कैसे रिवर सैंड का सिल्ट कंटेंट ऑन साइट करते हैं, ठीक है। तो मैं उनको पिक्चर के साथ में बताने का पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी तो मैं वर्बली बताया, लेकिन फिर भी अगर जो भाई चेक करते होंगे, साइट पे देखे होंगे, उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का मैं सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीवन।